डाटा कोरिलेशंस करना बहुत आसान हो गया है। जो डीएनए आरएनए की स्टडीज हो रही है, जो बायोसिमिलर्स आ रहे हैं, उसकी स्टडी करने में बहुत टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है। उसके अंदर जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उसमें आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स देखना पड़ रहा है, तो बहुत अनअवॉइडेबल भी है और काफ़ी तेज़ी से चेंजेस हो रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसा है, जो इंडस्ट्री हर 4-5 साल में अपने आप में एक डिस्ट्रप्शन भी ला रही है और इंडस्ट्रीज में चेंजेस बहुत आ रहे हैं। तो वो एक तरह से चैलेंजेस के साथ में अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों का मिक्स है, तो उस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ हैं अजय सिंह दासुंदी सर, जो जेनिथ ड्रग्स लिमिटेड से हैं। सो अजय जी, आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट यू एंड आई वेलकम यू फॉर एट IMA। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लव कि अगर आप आपका एक इंट्रोडक्शन दे, बेसिकली आपने क्या एजुकेशन रहा और कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं आप। थैंक यू डॉक्टर विशेष फर्स्ट ऑफ ऑल एंड IMA। मेरा नाम अजय सिंह दासुंदी है और आई हैव डन माय फार्मेसी ग्रेजुएशन फ्रॉम इंदौर JSITS इंदौर, एंड देन आई जॉइन GlaxoSmithKline एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। 2 साल मैंने ग्लेक्सो में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम किया। उसके बाद में मैंने डॉक्टर रेड्डी में अपना जॉब स्विच किया। वहाँ पर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था एज ए टेक्निकल मैनेजर। करीबन 1.5 साल डॉक्टर रेड्डी में काम करने के बाद में एक बैक ऑफ माइंड में 2003 में हमारे माइंड में ये था कि हमको अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वन ऑफ माय पार्टनर भूपेश सोनी, ही वाज विथ मी इन द कॉलेज ओनली, इन फार्मेसी कॉलेज ओनली। ही स्टार्टेड दिस जेनिथ ड्रग्स लिमिटेड in 2000 because his father was basically from pharmaceutical business only in trading. So as a friend we had very good understanding and intimacy. So me and my partner Sandeep Bhardwaj, he was working with Win Medicare at that time. We just had discussion and we left our job and we joined Zenith Drugs in 2004. And that time we, as a business, there was no much visibility about the business, and as we are not from the pharmaceutical background and apart from that हम लोगों का कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था। हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। इट वाज मोस्टली ऑन जॉब क्लास फैमिली यू कैन से। तो काफ़ी चैलेंजेस थे हम लोगों को लर्निंग के पार्ट्स पे, सीखना भी था, हम लोगों को काम भी करना था। फंड्स का तो बहुत बड़ा इशू था ही, तो हमने एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया था उस टाइम 2004 में विथ MPFC की फंडिंग से। हम लोगों ने 25 लाख रुपए का फंडिंग लेके हम लोग हमारा एक छोटा सा यूनिट फार्मास्यूटिकल चालू किया। धीरे धीरे हम लोगों ने अपने काम को डेवलप करा, हमारी प्रोडक्ट की स्किल्स को डेवलप किया, हमने हमारी मार्केटिंग नेटवर्किंग पे काम करा। और इन 2012 हम लोगों ने हमारा प्लांट को शिफ्ट करा विथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो अप्रूवल होता है उसके हिसाब से हम लोगों ने हमारे प्लांट्स को उस क्वालिटी स्टैंडर्ड से हमने हमारा नया प्लांट इस्टेब्लिश किया। जब हमने 2004 में हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था, जब हमारा बिजनेस करीबन 56 लाख का था अराउंड एनुअल टर्नओवर, और लास्ट ईयर हम लोगों ने 136 करोड़ पे क्लोज किया है। और इस साल हम लोग करीबन 155 करोड़ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जर्नी की बात आप करें तो हम लोगों ने जो अब हमारा नेक्स्ट 3 इयर्स का जो हमारा टारगेट है हम लोगों ने ले रखा है एज ए जेनिथ ग्रुप, हम लोगों ने करीब 500 करोड़ का हम लोगों ने टारगेट ले रखा है। एंड आज अगर बात करा जाए मध्य प्रदेश में, अगर MSME इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो हम लोग नंबर 1 या नंबर 2 के स्टेज पे आज है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर्स एंड वॉल्यूम्स। सो सर, लॉट टू लर्न। वन फॉर द रीजन, एक MR की जर्नी शुरू करने से लेके एक लिमिटेड कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना अपने आप में ही एक बहुत अच्छी जर्नी रही होगी। एंड आई एम श्योर वो लर्निंग जो रही है वो बहुत ही ग्रेट रही है। एंड कहीं ना कहीं मैं भी आपसे सीखना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि उसमें जर्नी में आपने कहाँ हर्डल्स आए होंगे और उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको आगे बढ़ाया। बट एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, सर एक जनरल एक क्वेश्चन आता है, सिंस आप ड्रग्स में डील कर रहे हैं, कि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं, एथिकल क्या होता है, या कंपाउंड क्या होता है। सो आई वुड वांट कि अगर आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। जेनरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन जो हम बोलते हैं, देखिए मेडिसिन तो दोनों एथिकल होती है। एथिकल का मतलब ये होता है नॉर्मली कि ऑथेंटिक। जी। सो बोथ मेडिसिन और ऑथेंटिक्स मेडिसिन, उनका जो मार्केटिंग्स करने का, उस ड्रग को प्रमोट करने का, बिजनेस करने का जो मॉडल होता है वो डिफरेंट होता है। इन एथिकल मार्केटिंग्स में
नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो अपने अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू डॉक्टर्स के पास में विजिट करती है, डॉक्टर्स को प्रोडक्ट्स का प्रोफाइल बताती है, उसके बेनिफिट बताती है, और उसके बाद में उस प्रोडक्ट्स को प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है। इन जेनरिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो जेनरिक मेडिसिन में ऐसा होता है कि जो मेडिसिन बनता है वो डायरेक्ट स्टॉकिस्ट के पास जाता है, रिटेलर्स के पास, स्टोरेज के माध्यम से रिटेलर के पास जाता है, और वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को मिलता है प्रिस्क्रिप्शन पे। उसमें एक जो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग जो होती है, जो एथिकल मेडिसिन जो मार्केटिंग कंपनीज होती है, वो कॉस्ट कट हो जाती है। तो उस बेसिस पे जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो डिस्पेंसर्स होते हैं, डॉक्टर्स जो आज देखेंगे मेजोरिटी ऑफ डॉक्टर्स जो रूरल एरियाज में या सी टाउन्स में आप देखेंगे, जहाँ पे कि द इकोनॉमी ऑफ द ट्रीटमेंट इज एक बड़ा चैलेंज होता है। उस केसेस में वहाँ पर वो डॉक्टर्स या रिटेलर्स होते हैं, वो अपने कस्टमर्स को 20% से लेकर 50%, 60% तक का डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, बिकॉज उनके पास में एक बास्केट होती है, एक स्कोप होता है वो डिस्काउंट पास करने का। सो अल्टीमेटली पेशेंट्स को जो मेडिसिन सपोज 1000 रुपीज कॉस्ट की आना चाहिए पड़ता है उसको, जो एमआरपी के बेसिस पे वो उसको मेडिसिन 200 रुपीज 300 रुपीज में मिल जाती है। तो एक इकोनॉमी की मेडिसिन हो जाता है। सर ये आई एम सॉरी टू कट यू डाउन, बट इसमें क्वालिटी का फर्क पड़ता है क्या? कि आज वो 1000 रुपए की दवाई अगर 200-300 रुपए मिल रही है तो उसकी क्वालिटी डिफर करती है? देखिए, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन तो कमिटमेंट जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका, वो एथिकल के लिए बनाएगा या जेनरिक्स के लिए बनाएगा, वो उसका सेम होता है। सो ऐसा कोई क्वालिटी में कोई इश्यूज नहीं होता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन वहां से आती है जहां पर ये प्रोडक्ट बनता है। सॉल्ट्स आप किससे खरीद रहे हैं, किस वेंडर से खरीद रहे हैं, आप किस प्रोसेस में बना रहे हैं, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज की तारीख में जो नॉर्म्स बना रखे हैं वो कोई आइसोलेटेड नॉर्म्स नहीं है कि एथिकल मेडिसिन के लिए एक अलग प्लांट्स की फैसिलिटी होना चाहिए या जेनरिक्स की होनी चाहिए। और अगर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन का अगर इंडिया में परसेप्शन ऐसा डेवलप हो गया है कि जहां पर कि ऐसा परस्यू किया जाता है नॉर्मली, जो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। आप देखेंगे 11,000 आज की तारीख में 11,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बने हुए हैं, जहां पर मेडिसिन 80% कम कॉस्ट पे लोगों को मिलती है। पूरा वर्ल्ड आज की तारीख में इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है आज की तारीख में। इसका मतलब पूरे भारत पूरे वर्ल्ड का एक ट्रस्ट डेवलप है, और वो जो मेडिसिन हमसे खरीद रहे हैं वो मेडिसिन जेनरिक ही खरीदते हैं। यूएस सबसे बड़ा बिगेस्ट बायर है आज की तारीख में अगर देखा जाए जेनरिक मेडिसिन का, और उसमें से करीबन 40% जो एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट करता है, अमेरिका इंपोर्ट करता है, वो इंडिया से करता है। तो जब यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जिनके इतने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होते हैं, जब वो लोग इंडिया की जो प्रोड्यूस मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन होती है उन पे उनका ट्रस्ट है, तो कहीं कहीं इंडिया। सर बट ये कहीं ना कहीं जो बड़ी कंपनी की जेनरिक्स है उस पे ज्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि मेरा नॉलेज कम हो सकता है, बट जो एपीआईज होते हैं वो कहीं ना कहीं कितनी बार लो क्वालिटी के एपीआईज है तो वो ड्रग का जो फाइनल आउटकम है वो डिफर करता है, ऐसा कुछ होता है? वो एक्चुअली ड्रग्स के टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं जी। कोई भी मेडिसिन अगर हम लोग सप्लाई करते हैं, हम इंस्टीट्यूट में करते हैं, सपोज हम डिफेंस में कर रहे हैं, हम लोग ESICs में कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर जो टेस्टिंग पैरामीटर्स होने के बाद में गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट नॉर्म है कि NABL से उसकी टेस्टिंग होना चाहिए, हर बैच की टेस्टिंग होना चाहिए, और गवर्नमेंट अपने अप्रूव्ड लेबोरेटरी से उसको टेस्टिंग भी करती है। तो जो मेडिसिन का जो क्वालिटी मैंने आपको बताया वो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस मैन्युफैक्चरर्स से वो मेडिसिन कौन बना रहा है, और जो गवर्नमेंट्स के नियम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा। तो आज की तारीख में लार्जली देखा जाए तो जेनरिक्स मेडिसिन में और एथिकल मेडिसिन में क्वालिटी के पार्ट का बहुत बड़ा कोई इशू नहीं होता है। आप उसका दूसरा साइड देखेंगे जो फाइनेंशियल साइड से, या जो आप ये देखेंगे कि जो परसेप्शन है लेके उसके अलावा अगर उसकी जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन और अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बड़ी कंपनीज का, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उनका फोकस हमेशा नए प्रोडक्ट्स पे रहता है, नए थेरापेटिक डोजेस पे रहता है। डेफिनेटली वो भी बहुत जरूरी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई, एडवांस ट्रीटमेंट्स हो गई, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हो गई है। पर हम देखेंगे जो हमारे जो बेसिक एलिमेंट्री डिजीज होती है या रूरल मेडिसिन में होती है, जो क्रॉनिक मेडिसिन क्रॉनिक डिजीज होती है, उनके ट्रीटमेंट्स के लिए जो मेडिसिन चाहिए आज की तारीख में, वो मेडिसिन धीरे धीरे उन कंपनीज का फोकस हटता जा रहा है। और उस गैप को भरने के लिए आज की तारीख में जो जेनरिक मेडिसिन प्लेयर्स हैं वो लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ। और जितनी भी एथिकल कंपनीज आज इंडिया में ऑपरेट कर रही है, आप कोई भी इंडियन कंपनीज का नाम सब वो भी जेनरिक वो बना रहे हैं। सब लोग ऑलरेडी जेनरिक्स में हैं। जी। सो मतलब उसमें क्वालिटीज का मेजरली कोई इशू कुछ नहीं होता है। सर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप इतने सालों से आज हेल्थ केयर में हैं, आपके अकॉर्डिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है?
हेल्थ केयर इंडस्ट्री का फ्यूचर ऐसा है कि देखिए प्री कोविड क्या होता था कि लोग अपने हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस नहीं होते थे। इतनी पूरा एक वर्ल्ड का पूरा परसेप्शन चेंज हुआ है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का आप देख लीजिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखिए, उनकी जो फोकस है प्रायोरिटी सेक्टर से, उसमें फार्मास्यूटिकल नंबर 2 या नंबर 3 पे आता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज जनरेशन एंड बिजनेस का प्रोस्पेक्टस। तो पहले क्या होता था कि लोग अपने एलिमेंट्री ट्रीटमेंट करते थे 50 साल पहले, डायरिया हो गया, फीवर्स हो गया, मलेरिया हो गया, उसके बाद क्रॉनिक डिजीज चालू हो गई। क्रॉनिक डिजीज ऐसे हो गई जैसे आपको एक बार डिजीज हो गई है तो पूरी लाइफ लॉन्ग आपको उस मेडिसिन को खाना है जी। लाइक डायबिटीज हो गई, कार्डियक हो गई, इस टाइप से जो डिजीज चालू हो गई वो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डेवलप हो गया। पोस्ट कोविड 2-3 सेगमेंट्स ने और अपने आप को एक डेवलप करा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, हेल्थ केयर के डेवलपमेंट्स के लिए एक वेलनेस इंडस्ट्री हो गई है। प्रिवेंटिव बेसिस पे वेलनेस हो गई है। वेलनेस इंडस्ट्रीज में अपने आप ने बहुत बड़ा मार्केट डेवलप करा है। अच्छा, जो गमीज वगैरह आते हैं, गमीज वगैरह इसे डोजेस फॉर्म हो गया। वेलनेस ऐसा हो गया कि लोग अब सोचते हैं कि हम कैसे इनको रोकें, प्रिवेंटिव, अपने आप को कैसे फिट रखें, हेल्दी रखें। तो उस केसेस में एक न्यूट्रास्यूटिकल्स का मार्केट बहुत अपने आप में आगे बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट हो गया है। आयुर्वेदा लोगों ने चालू कर दिया, आयुर्वेदा मेडिसिन पे चले गए, ट्रेडिशनल मेडिसिन पे लोगों का फोकस बन गया है। लोग अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स में उन मेडिसिन या उन न्यूट्रास्यूटिकल्स को उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जिससे कि वो उसको एक्सटेंड कर सके या अवॉइड कर सके। उसके अलावा अभी आप देखेंगे पिछले 5 साल से आप देखेंगे तो अभी क्रिटिकल केयर बहुत एक सेगमेंट ऐसा हो गया है जो अभी हम देखेंगे जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और वेरियस अदर रीजंस, जो हम लोग फूड्स खाते हैं, जो अभी हम लोगों ने पैकेज फूड खाना बहुत ज़्यादा बच्चों में हो गया है, उससे ओबेसिटीज बढ़ने लग गई है। आप देखेंगे कैंसर्स के केसेस बहुत बढ़ने लग गए हैं, नेफ्रोलॉजी के केसेस बहुत बढ़ने लगे, किडनी फेलियर्स के केसेस, लिवर सिरोसिस के केसेस बढ़ने लग गए हैं। तो एक क्रिटिकल केयर एक ऐसा सेगमेंट हो गया है कि जो उसमें की लाइन ऑफ जो उस डिजीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कुछ भी नहीं है। जो आप डायग्नोसिस पार्ट देखेंगे तो बहुत छोटा सा है, और उनका उसका जो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी हो गई है। पर हमारे पास में अनफॉर्चुनेटली उसका कोई ऑप्शंस नहीं रहता। जब क्रिटिकल केयर में जाते हैं तो सबको उसके लिए जाना ही पड़ता है। तो क्रिटिकल केयर इंडस्ट्री इज कमिंग अप वेरी फास्ट। ओके सर, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आपके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या उसका कितना यूसेज हो पा रहा है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो मोस्टली डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी ओनली। ओके, टेक्नोलॉजी कैसे ऐसा मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली ऑटोमेशंस, हाई प्रोडक्टिविटी, बट अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी से देखेंगे तो रिसर्च में आज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया है। हाँ, मेरा वही था सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अगर तो, या इस चीज का किस तरीके से उपयोग हो पा रहा है? एआई से अब डाटा कोरिलेशंस करना बहुत आसान हो गया है। हाँ। जो डीएनए आरएनए की स्टडीज हो रही है, जो बायोसिमिलर्स आ रहे हैं उसकी स्टडी करने में बहुत टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो टेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है। उसके अंदर जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उसमें आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स देखना पड़ रहा है, तो बहुत अनअवॉइडेबल भी है और काफ़ी तेजी से चेंजेस हो रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसा है जो इंडस्ट्री हर 4-5 साल में अपने आप में एक डिस्ट्रप्शन भी ला रही है और इंडस्ट्रीज में चेंजेस बहुत आ रहे हैं। तो वो एक तरह से चैलेंजेस के साथ में अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों का मिक्स है, तो उस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जी सर, एकदम एंड में आते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम जनरली हेल्थ टेक या हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें, हमने फार्मास्यूटिकल पे डिस्कशन किया, बट अकॉर्डिंग टू यू ऐसा कौन सा एरिया है हेल्थ केयर में जो गेम चेंजर हो जाएगा? टेक्नोलॉजी आज बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है हर सेक्टर में, बट इसमें भी अगर मैं जनरल हेल्थ केयर की बात करूँ, सो आपके हिसाब से इसमें कौन सा फोर रनर रहेगा? मतलब हम 2030 एक टारगेट मानते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में अगर गेम चेंजर्स रहेगा मेरे हिसाब से तो सब वो रहेगा डायग्नोसिस और एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंडिया का। आप देखेंगे तो आज भी 40% पॉपुलेशन रूरल्स में है, और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं सी टाउन्स में, बी टाउन्स, सी टाउन्स में है। अगर वहाँ पर हाई एंड हॉस्पिटल्स आते हैं जहाँ पर या उनको एक्सेस हो जाती है डायग्नोसिस की, तो अर्ली ट्रीटमेंट्स उनको मिलेगा, तो उनका नुकसान कम होगा और उनका कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस भी कम होगा। तो जो डिस्ट्रप्शंस मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है कि अब आज की तारीख में कि जो हम लोग पहले लोगों को इलाज के लिए बॉम्बे जाना पड़ता था, चेन्नई जाना पड़ता था, अहमदाबाद जाना पड़ता था, या मध्य प्रदेश में देखा जाए तो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से, रतलाम से, खंडवा से लोग इंदौर आते थे। अगर हॉस्पिटल चेंज अगर वहाँ पर पहुँच जाती है तो मेरे को लगता है कि हेल्थ केयर में एक ये बहुत बड़ा स्कोप है और कई हॉस्पिटल्स पहुंच भी रहे हैं। आप देखेंगे अब हॉस्पिटल्स ने ए टाउन से बी टाउन्स में टारगेट कर दिया है, तो इससे हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक्सपांड बहुत बड़ी होगी।
पेशेंट्स को बेनिफिट्स मिलेगा, अर्ली एक्सेस होगी, पर उसके साथ में इंडस्ट्रीज को भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सर बिल्कुल, हेल्थ केयर ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे रिसेशन कभी नहीं आ सकता। हमने कोविड में देखा ही कि हर इंडस्ट्री में रिसेशन था, बट हेल्थ केयर उस समय बूम कर रहा था और वो हमेशा बूम करते रहेगा, क्योंकि ऑडियंस जहाँ पे मिलेगी तो वो चीज़ होती रहेगी। सो थैंक यू सो मच अजय जी, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू सो मच आप IMA में आए एंड आज मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। सेम इज हियर डॉक्टर, थैंक यू। प्लेजर।